नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए आभा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी मैंने नहीं कहा। आभा श्रीवास्तव जी सामाजिक कथाओं की ऐसी लेखिका हैं जिनकी रचनाएं सीधे दिल को छू जाती हैं। उनकी कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं और समाज को देखने का एक नया दृष्टिकोण देती हैं। आज प्रस्तुत है उनकी एक खूबसूरत कहानी मैंने नहीं कहा, मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। टेरेस पर खड़ी दिव्या ने सूचना दी, मम्मी वर्षा दीदी आ रही हैं। उसका वर्षा के प्रति लगाव मुझे खूब मालूम था। जब से निधि का ब्याह हुआ है, मेरी ये छोटी बिटिया कितनी अकेली पड़ गई थी। 4 दिन बाद ये भी विदा हो जाएगी। पिछले हफ्ते ही तो सगाई हुई है, कितनी रौनक हो गई थी। 2 दिन रहकर निधि भी ससुराल वापस चली गई। कल की शॉपिंग का सारा सामान कमरे में फैला हुआ था। मम्मी सारा सामान समेट लो, नहीं तो वर्षा दीदी को बुरा लगेगा, दिव्या ने कहा। दिव्या अगर ना भी कहती तो भी मैं पुरानी चादर से सामान ढक ही देती। कितनी कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं बेटी की शादी के लिए। मन में डर भी लगा रहता है कि कहीं किसी की नज़र न लग जाए। उन सब पर यदि वर्षा की निगाह पड़ती तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होना निश्चित था, और मेरा मन भी तो कितने वहमों से घिरा हुआ था। बड़ी बड़ी आंखों वाली दूध सी गोरी वर्षा मेरे चचेरे जेठ मनोज भैया की दूसरी पत्नी की बेटी थी। मनोज भैया की पहली पत्नी साल के भीतर ही पहले प्रसव में चल बसी थी। 2 जुड़वां लड़के भी साथ ही ईश्वर को प्यारे हो गए थे। चाची जी ने लाख शुक्र मनाया था कि बड़ी बहू बच्चों को भी साथ ले गई, वरना दुधमुहे बच्चों को कौन पालता। साल बीतते बीतते उन्होंने ही सलाह मशवरा करके मनोज भैया का दूसरा ब्याह रचा दिया। सुधा भाभी स्वभाव की मीठी और हंसमुख थीं। आते ही वे चाची जी और मनोज भैया की गृहस्थी में रच बस गईं। अगल बगल के ही घर थे हमारे, हर सुख दुख साझे का होता था। पहले वर्ष में ही जब सुधा भाभी के पैर भारी हुए तो चाची ने बड़े चाव से हमारे घर लड्डू भिजवाए थे। फिर तो गोद भराई भी बड़े धूम से हुई थी। चाची जी को पोते की आस थी, लेकिन हुई कन्या। बिटिया का रूप देखकर चाची जी के मुख का फीकापन कुछ कम हुआ। तुरंत ही मुड़कर मुझसे बोली, दुल्हन तुम कब खुशखबरी सुना रही हो? 3 बरस तो हो ही चुके तुम्हारे ब्याह को भी। इतने सारे लोगों के बीच उनका इस तरह कहना था कि मैं कटकर रह गई थी। क्या चाची जी जानती नहीं कि मैं अपनी पीएचडी पूरी कर रही हूँ? समय के साथ मेरी और सुधा भाभी की मित्रता भी प्रगाढ़ हुई। मेरी बेटी निधि वर्षा से साल भर छूटी थी। वर्षा के बाद सुधा भाभी की गोद में विनय आया तो मेरी गोद में दिव्या। चाची जी को पोता मिला, साथ ही समय समय पर मुझसे सहानुभूति दिखाने का सुनहरा अवसर भी। निधि और वर्षा साथ ही पली बढ़ी। वर्षा का रूप रंग वाकई मनोहारी था, किंतु अक्सर चाची जब निधि और वर्षा के रूप रंग की तुलना करने बैठ जाती तो निधि चढ़ जाती। धीरे धीरे उसने चाची जी के घर जाना ही छोड़ दिया। वर्षा जब तब हमारे घर आती रहती। हंसमुख सुधा भाभी का स्वभाव चाची के दबंग व क्रूर शासन तले मुरझाता चला गया। जिस वर्ष निधि का रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हुआ, उसी वर्ष सुधा भाभी को पहला हार्ट अटैक पड़ा। मनोज भैया का परिवार ऐसा मध्यम वर्गीय परिवार था जहां लड़कियों के लिए ऊंचे सपने देखना भी पाप समझा जाता था। मैंने जहां बच्चियों की शिक्षा दीक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वहीं वर्षा और विनय की पढ़ाई में चाची ने जमीन आसमान का अंतर पैदा कर दिया था। मनोज भैया तो चाची के हाथ की कठपुतली थे। साधारण स्कूल की पढ़ने वाली वर्षा मेधाविनी थी, किंतु जब वो निधि और दिव्या को अंग्रेजी में बात करते देखती तो एक दीनता का भाव उसके चेहरे पर छा जाता था। सुधा भाभी को हार्ट अटैक पड़ा तो चाची ने ऐसी हाय तौबा मचाई कि इंटर में 75% अंक लाने के बाद भी वर्षा कॉलेज का मुंह तक न देख सकी। विनय का दाखिला तो खैर पब्लिक स्कूल में कराया गया था, लेकिन साल दर साल फेल होकर वो स्कूल ही बदलता रहा। मनोज भैया के साथ श्रृंगार और शौक में कहीं से कोई कमी नहीं आई थी। सुधा भाभी ने एक बार जो खाट पकड़ी तो छोड़ी ही नहीं। 17 वर्ष की कच्ची उम्र में जब मेरी निधि गृहस्थी का काखा गा भी नहीं जानती थी, वर्षा पूरी पुरखिन बन चुकी थी। धीरे धीरे समय के साथ निधि इंजीनियर बनी, बढ़िया कंपनी में नौकरी भी लगी और वर्षा ने प्राइवेट में बीए भी कर लिया। इसी बीच लंबी बीमारी के बाद कंकाल मात्र शेष रह गई सुधा भाभी ने एक सुखद बेला में प्राण त्याग दिए। सुखद इसलिए कह रही हूँ कि उनके रहने न रहने से वर्षा के सिवाय किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था।
मनोज भैया की मटर गश्ती और जुल्फें संवारने का ढंग देखकर मेरे हाड़ सुलग जाते। मृत्युशैया पर पड़ी बहू को चाची दिन रात कोसा करती। पहलौठी तो चटपट जान छोड़ गई, एक ये हैं हमरे लल्ला के गले का फंदा बनी बैठी हैं। सुधा भाभी टुकुर टुकुर वीरान आंखों से छत देखा करती। जिस पति का हाथ पकड़कर 7 फेरे लेकर इस घर में आई थीं, जिसे उन्होंने अपने यौवन के तमाम सुनहरे वर्ष अर्पण किए थे, वो तो उसके कमरे में झांकता भी नहीं था। विनय दादी के लाड़ दुलार में पहले बिगड़ चुका था। बीड़ी सिगरेट के कश लगाते मैं स्वयं उसे देख चुकी थी। सुधा भाभी के न रहने पर मात्र इतना ही लगा कि गर्म तवे पर पड़ी एक बूंद बस भाप बनकर उड़ गई। चाची की उम्र बढ़ रही थी, लेकिन उनके स्वभाव की कर्कशता, दबंगता और उग्रता में कोई कमी नहीं आई थी। 22-23 साल की वर्षा ने जिस कुशलता से गृहस्थी संभाल रखी थी, वो वाकई काबिले तारीफ था। विनय हाई स्कूल में साल दर साल फेल होकर भी दादी का दुलारा था, किंतु वर्षा को चाची अपनी जहरीली जबान से इतनी जलीकटी सुनाती कि बीच की दीवार से ना चाहते हुए भी अपशब्द मुझे सुनाई दे जाते। जब अति हो जाती तो वर्षा भागकर मेरे पास आ जाती। इधर दिव्या को भी MBA में दाखिला मिल गया था। वर्षा को दोनों बहनें खूब मान देती। इसका मुख्य कारण था वर्षा का शांत और गंभीर स्वभाव। जब मैं चाची को निधि की शादी का न्योता देने गई तो उनके घर मेहमान आए हुए थे। मैं उन्हें शुभ समाचार देती कि इसके पहले ही वे बोल उठी, आओ दुल्हन, मुंह मीठा करो, लल्ला का रिश्ता पक्का हुई गवाह है। सन्न रह गई थी मैं। डाई किए बालों और झुर्रीदार चेहरा लिए मनोज भैया मुझे कपटी काक से लगे। एक मक्कारी भरी मुस्कुराहट लिए वे विवाह की हाट में फिर बैठ चुके थे। जिस समय सामान्य रूप से पिता बेटी के विवाह की फिक्र करते हैं, मनोज भैया अपना सेहरा बांधने की तैयारी कर रहे थे। हाँ, निधि के विवाह तय होने की बात सुनकर वर्षा के चेहरे पर जो भाव आए, उन्हें देखकर मन हिल सा गया। फिर तो जब तक मनोज भैया का विवाह नहीं हो गया, उनकी भावी दुल्हन की तारीफ सुन सुनकर मेरे कान ही पक गए। वर्षा निर्विकार भाव से गृहस्थी संभाले हुए थी। उसे दादी और पिता की खुशी से कोई सरोकार न था। नियत तिथि पर निधि की शादी हुई और उसके ठीक 15 दिन बाद मनोज भैया की। विद्रोहिणी दिव्या तो इस विवाह में शामिल ही नहीं हुई। कल्पना भाभी उम्र में मुझसे 2 साल बड़ी ही होंगी। नवेलियों वाला रूप तो इस उम्र में क्या ही रहता, किंतु अपनी पक्की सरकारी नौकरी का आत्मविश्वास उनके पूरे व्यक्तित्व पर छाया था। चाची जी की बरसों की साध पूरी हुई थी। पक्की नौकरी वाली बहू अब घर को तार देगी। कल्पना भाभी ने घर को कितना तारा था ये तो पता नहीं, किंतु उस घर का सूनापन मनोज भैया के ब्याह के बाद और भी बढ़ गया। पहली विदा के बाद कल्पना भाभी अपनी नौकरी पर गईं तो वापस ही नहीं लौटी। चाची उसी प्रकार से झींक कर वर्षा को कोसती रहीं। वर्षा पूर्ववत गृहस्थी संभालती रही। विनय की आवारागर्दी में कहीं कोई कमी नहीं आई। हाँ, मनोज भैया जरूर उन नाव के चक्कर लगाने लगे, क्योंकि कल्पना भाभी की नौकरी और क्वार्टर दोनों वहीं थे। समय बीता। जब निधि अपनी गोल मटोल बिटिया को लेकर आई तो घर गुलजार हो गया। उससे ससुराल और पति की तारीफें सुन सुनकर लगता कि मेरी बिटिया को कहीं नज़र न लग जाए। वर्षा ने भी निधि के गोलगप्पा गुड़िया के लिए कितने स्वेटर, टोपे, मोजे बुन डाले थे, लेकिन उसके चेहरे का सूनापन मुझे मत डालता। 2 वर्ष बाद जब निधि को बेटा हुआ तो चाची के घर मिठाई मैं ही लेकर गई। चलो, नाम लेवैया तो आया तुम्हारे खानदान का, बेटा न सही नाती तो हुआ। चाची उस खुशी में भी जहर घोलना नहीं भूली। वर्षा का उतरा हुआ चेहरा देखकर मैं स्वयं को जज्ब कर गई, वरना चाची जी से आर पार कर लिया होता। लौटने के बाद दिव्या बड़ी देर तक भुन्न भुन्न करती रही। उसे चाची का परिवार ही पसंद नहीं था। वो तो पड़ोस का लिहाज था, वरना उन जैसी संकीर्ण मनोवृत्ति वाली औरत के साथ निभाना सरल न था। 14 वर्ष की कच्ची उम्र में ब्याह कर आई चाची जी ने प्रपंच पंचायत में ही होश संभाले थे। चाचा जी थे पूरे मिट्टी के माधव, असमय और अचानक ही गुजर गए। अच्छी हो या बुरी, करनी करतूत सब चाची के हाथ थी। शायद इसीलिए उनके अंदर सारे दुर्गुण पनप चुके थे। अभी मैं दिव्या का ब्याह करने के मूड में नहीं थी कि बैठे बैठाए इतना अच्छा रिश्ता आ गया। इनके मित्र का बेटा एक नामी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर लग गया था। दिव्या को किसी समारोह में देखा था, वहीं पसंद कर लिया। आज चाची जी को मुंह तोड़ जवाब देने का मन कर रहा था। आज मैं भी अपने भाग्य पर इतरा रही थी। लड़कियां होने के ताने खूब सुने थे मैंने, उनके पैदा होने से लेकर बड़े होने तक, लेकिन मेरी लड़कियां भी तो राजरानी सा भाग्य लेकर आई थीं। सहसा दिव्या की आवाज़ सुनकर
मैं जैसे नींद से जागी। मम्मी सुनना जरा। आई बेटा, कहती हुई मैं ड्राइंग रूम की ओर बढ़ गई। इतनी सी देर में मेरा मन कितनी लंबी यात्रा कर आया था। अरे वर्षा, इस समय कैसी आई? सब ठीक तो है ना? दोपहर के 3 बज रहे थे। जेठ की तीखी धूप कांटे चुभा रही थी। मौसी घर में मन नहीं लग रहा था, सो चली आई। दादी सो रही हैं, विनय का पता नहीं, और आज शनिवार था तो पापा भी उन्नाव चले गए। वर्षा के चेहरे से लग रहा था कि पता नहीं कौन सा अंधड़ मन में समेटे हुए है। मैंने ध्यान से उसे देखा। वही दूधिया रंग था, वही बड़ी बड़ी आंखें थीं, लेकिन समय बहुत कुछ चुरा ले गया था। आंखों के चारों तरफ स्याही पुत गई थी। पूरे चेहरे पर एक खंडहर जैसा भाव था। उसे देखकर ममता सी उमड़ आई। वर्षा, थोड़ा अपनी तरफ भी ध्यान दिया कर बेटा। अब इस उम्र में सज धज कर क्या करूंगी मौसी? वर्षा ने अपने माथे पर आए बालों को समेटा तो मैंने देखा कि उसके हाथों में दरारें पड़ी हुई थीं। क्यों? ऐसी कौन सी उम्र हो गई है तेरी? कहने को तो मैं कह गई, लेकिन अपनी ही जीभ काट ली मैंने। मम्मी, वर्षा दीदी को एल्बम दिखाओ, कल ही तो आई हैं सारी फोटोग्राफ। दिव्या फुदक कर एल्बम ले आई। एल्बम दिखाते समय सगाई का पूरा वक्त उसने एक बार फिर से जी लिया। आखिरी 2 पन्नों में निधि अपने पति और बच्चों के साथ मुस्कुराती खड़ी थी। कैरियर की सफलता, पति का सहयोग, मातृत्व की पूर्णता, सभी कुछ मिलाकर उसके पूरे व्यक्तित्व को एक संतोषपूर्ण गरिमा प्रदान कर रहे थे। एल्बम दिखाते हुए मैंने देखा कि वर्षा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। होंठ कांप रहे थे। रुलाई रोकने के प्रयास में उसका चेहरा बेहद करुण बन गया था। हाय वर्षा दीदी, क्या हुआ? दिव्या समझ गई कि उसने एल्बम दिखाकर कुछ गड़बड़ कर दी है। इससे पहले कि मैं कुछ पूछती, वर्षा दोनों हाथों से मुंह ढांप कर बिलख पड़ी। दिव्या को पानी लाने भेजकर मैं वर्षा के बगल में बैठकर उसकी पीठ सहलाने लगी। वर्षा, क्या हुआ बेटा? काफ़ी देर बाद जब मन का ज्वार हल्का हुआ तो वर्षा ने कहा, मौसी, मैं आपकी बेटी तो नहीं, लेकिन बेटी जैसी तो हूँ ना। तुम ऐसा क्यों कह रही हो वर्षा? मैं थोड़ा चकरा गई। मौसी, क्या आप कहीं कोशिश करके मेरी शादी पक्की करा सकती हैं? मैं स्तब्ध रह गई। घर में दादी हैं, बाप है, माँ है, सभी के होते हुए वर्षा ने मुझे ये हक कैसे दे दिया? वर्षा, मनोज भैया तो कितने सालों से तुम्हारे ब्याह के लिए चिंतित हैं। सब कुछ अपने हाथ में थोड़े ना होता है बेटा। ब्याह शादी गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़े ही है, वो तो सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। हाँ मौसी, आप ठीक कह रही हैं। पापा हैं, नई माँ हैं, दादी हैं, सबको मेरी कितनी फिक्र है खूब जान चुकी हूँ। मेरी माँ ने मेरे ब्याह के लिए जो पैसा जोड़ रखा था वो उनकी बीमारी में स्वाहा हो गया। जो गहने थे वो सब दादी ने नई माँ के चढ़ावे में चढ़ा दिए। जब तक फिर से दहेज जुटेगा तब तक मैं 40-45 की हो ही जाऊंगी। सच तो ये है मौसी कि सबको मुफ्त की नौकरानी मिली हुई है। दादी की बीमारी, विनय की बेफिक्री, नई माँ की नौकरी, पापा का आए दिन उन्नाव चले जाना। अगर मेरा ब्याह हो गया तो कैसे निपट पाएगा ये सब? और फिर आप ही सोचिए मौसी, ऐसे घर की बेटी कौन ब्याहेगा जिसके पिता ने खुद 3 शादियां रचाई हों? मौसी, कल को विनय की भी शादी हो जाएगी। पापा की गृहस्थी का बोझ खूब ढो लिया। इससे पहले कि विनय की गृहस्थी का बोझ भी मेरे ही कंधों पर डाल दिया जाए, मौसी मेरे लिए घर ढूंढ दो। अगर ढूंढना ही है तो अपनी गृहस्थी का बोझ क्यों ना ढूंढूं, वहाँ अपना हक तो रहेगा। कहते हुए वर्षा फिर रो पड़ी। 30 वर्ष की बिन ब्याही उम्र और असुरक्षित भविष्य का भय उसके चेहरे पर दुख और घबराहट का सम्मिश्रण बनकर फैल गया था। ये वही वर्षा थी जिससे मुझे भय लगता था कि कहीं इसके रूप की चमक में मेरी बेटियां फीकी न पड़ जाएं। ये वही वर्षा थी जिसके आने पर मन में वहम हो जाता था कि कहीं बच्चियों के भाग्य को नज़र न लग जाए। मगर आज की वर्षा पर मुझे बेहद ममता उमड़ रही थी। तरस आ रहा था। लड़कियां अपना भाग्य लेकर आती हैं, लेकिन वर्षा बेटी, तुम्हारी मौसी तुम्हारे लिए रिश्ते ही सुझा सकती है। पार तो तुम्हारे घर वाले ही लगा सकेंगे। चाहते हुए भी मैं तुम्हारे हाथ पीले करने की जिम्मेदारी अपने सिर नहीं ले सकती, क्योंकि पहले मुझे अपना घर देखना है, अपनी जिम्मेदारियां निभानी हैं। मैं भी तो स्वार्थी हूँ। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की मात्र कामना ही कर सकती हूँ, प्रार्थना कर सकती हूँ, कोशिश कर सकती हूँ, बस, इससे अधिक कुछ नहीं। मन में कितना कुछ उमड़ घुमड़ रहा था, किंतु मैं कुछ भी न कह सकी। मैं उससे नहीं कह पाई कि वर्षा, तुम्हारे पापा और नई माँ दफ्तर से छुट्टी लेकर नैनीताल घूमने चले गए हैं। दुनिया बड़ी स्वार्थी है वर्षा, और उससे भी अधिक स्वार्थी हैं तुम्हारे अपने।
चाची ने कल ही बड़ी ललक के साथ विनय के ब्याह की चर्चा की थी, ये भी तो नहीं कह सकी मैं। जीवन में शायद कभी किसी क्षण मुझे अपने इस कायरपन पर पछतावा भी होगा, लेकिन मैं सब कुछ कहकर वर्षा का दुख और नहीं बढ़ाना चाहती थी। मैं केवल उसकी पीठ सहलाते हुए चुप बैठी रही। अभी आप सुन रहे थे आभा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई एक मार्मिक कहानी मैंने नहीं कहा। उम्मीद है कहानी आपके दिल को छू गई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं, फिर किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।